हेलो गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वन होने वाला है बिकॉज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़े प्रॉफिटेबल बैंक HDFC बैंक के बारे में। इसकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1994 में, उस केस में क्या हुआ था, इंडिया का जो नया नया प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उनका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था। बिकॉज उस केस में देखोगे तो पैसे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रखा जाता था। नो डाउट आज के समय में भी रखा जाता है, लेकिन उस केस में क्या, क्योंकि लोग जो है कि कैश को प्रेफर करते थे कि वो या तो घर में रखें, या फिर बैंक्स जो भी यूज़ करते थे वो हमेशा गवर्नमेंट बैंक यूज़ करते थे बिकॉज वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और उस केस में उस टाइम से HDFC बैंक्स का आज के समय में सारी की सारी जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं इंक्लूडिंग SB, उनके प्रॉफिट मार्जिन को बीट करना, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को बीट करना और इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रहना एक बहुत बड़ा चीज़ है। और ये चीज़ बताती है कि HDFC बैंक्स इंटरनली कितनी अच्छी गवर्नेंस के हिसाब से अच्छी है और किस प्रकार से इनको जो यूटिलाइजेशन होता है फ्रॉम टेकिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स, और उन चीज़ को बेस्ट वे में यूज़ करना कि किस प्रकार से उनको एडवांसेज देने हैं, किस प्रकार से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रखने हैं, किस प्रकार से उनको फर्दर एक्सपेंशन करना है, और किस प्रकार से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको एक अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो होल द सिनेरियो टेल अस दैट कि HDFC कितनी बड़ी बैंक है और वाई दे मेक द सच यूज प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से HDFC बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस है राइट नाउ, तो पीएस का एनालिसिस करने वाले हैं, किस प्रकार से इसका बैंकिंग का सेक्टर है वो आउटकम हो सकता है इनका अपकमिंग टाइम, किस प्रकार से उनकी ग्रोथ का फोरकास्ट है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स वगैरह हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है और जो इसके एक्सपेंसेस है वो कहाँ पर हो रहे हैं। इसमें केस में देखोगे आप एज यू कैन सी और दैट की जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है इसका आता है फ्रॉम द 66% मोटा मोटी आप कह सकते हो इंटरेस्ट फ्रॉम द एडवांसेज। मतलब कि एडवांसेज का मीन ये हो गया कि जब कभी भी कोई कंपनी लोन देती है किसी भी कॉर्पोरेट को, दैट इज़ कॉल्ड एडवांसेज, ठीक है। तो एक टर्म कह सकते हो लोन का, तो वो मेजॉरिटी जो उनका जो इंटरेस्ट आता है वो 66% आता है, विच इज़ अ मैग्निफिसेंट नंबर। और जो सेकेंड मेजॉरिटी बिजनेस है वो आता है फ्रॉम द 16%, वो आता है फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 12.4% आता है फ्रॉम द कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ दैट इज़ चार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड बिजनेस, मतलब कि पूरा का पूरा HDFC बैंक्स में जो भी बिजनेस आते हैं उनसे आता है। और इस केस में आप देखोगे कि दो इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है, HDFC सिक्योरिटीज और HDB फाइनेंशियल लिमिटेड। HDFC सिक्योरिटीज आपने बहुत बार सुना होगा बिकॉज ये स्टॉक मार्केट्स में जो भी डीमेट्स अकाउंट होते हैं उनके थ्रू रेवेन्यू आता है फ्रॉम द डीमेट्स अकाउंट्स, ओपन अकाउंट ओपनिंग्स, MTF एंड ऑल दैट। उनके केस में जो भी रेवेन्यू होता है दैट इज़ हेयर। एंड ऑल्सो एक HDB फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी है, दैट इज़ NBFC कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लिमिटेड कॉर्पोरेशन, सॉरी, वो कंपनी है। तो वो उस केस में वहाँ से बिजनेस आता है, तो इसका क्यूमुलेटिव बिजनेस करके होता है। तो इसमें अब आप देखोगे कि सेकंड चीज़ है कि इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बैंक्स के कुछ कॉम्प्लेंसेज होते हैं। कॉम्प्लेंसेज मीन की जब कभी भी कोई बैंक्स होती है, फॉर एग्जांपल वो मार्केट से 100 रुपये का डिपॉजिट उठाती है, तो उस केस में क्या होता है कि एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो SLR के केस में क्या होता है कि उनको जो 18 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये में से 18 रुपीज़ फॉर एग्जांपल इस केस में बता रहा हूँ, और जो 18 रुपीज़ क्या होता है कि उनको हमेशा किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, फिर जो अच्छे हाईली सिक्योर्ड बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, इन सारी चीज़ों में हमेशा उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब 100 रुपये में से 18 रुपये वहाँ इन्वेस्ट करने होते हैं और 4 रुपये हमेशा इसको कैश फॉर्म में रखने होते हैं। मतलब कैश फॉर्म का मतलब हो गया कि जिसको ईजिली वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है जो बैंक्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो 18 रुपीज़ है जो कि अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है बिकॉज इनका जो डिपॉजिट होता है लाखों करोड़ों में होता है, तो वो वहाँ से आता है जो 16% से अमाउंट है। अब इसका जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे, मतलब क्योंकि वो पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस जो भी हम वो स्पेंड कर रहे हैं वो कहाँ करें। तो एजुकेशन ओवर हेड चार्ट डेट की 43.2% वो जाता है आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्ट एक्सपेंसिव मतलब ये हो गया कि जैसे कि बैंक्स जो है डिपॉजिट उठाती है, तो उस केस में क्या है कि जो भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनको भी डिपॉजिट्स मिलता है बैंक्स के थ्रू, दैट इज़ वो उस प्रकार का जो एक्सपेंस होता है 43.2% जो कि बैंक्स के पास में चला जाता है, तो जो भी कंज्यूमर है उनके पास चला जाता है। अब उसमें देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 27.5%, जो भी ऑपरेटिंग खर्च हो गए, टैक्स, मतलब जैसे कि सैलरीज हो गई, जो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं उससे रेंट्स हो गया, उनके रिलेटेड अभी जो भी एक्सपेंसेज होते हैं 27.5% वो जाते हैं उसमें। और उसके अलावा जो टैक्सेज हो गया, प्रोविजंस हो गए, जो कि फ्यूचर के खर्चे होते हैं उनमें कुछ एक अमाउंट मतलब कैप्चर करके रखा जाता है। और डिविडेंड्स हो गया जो कि शेयर होल्डर्स
उसको अनडाउटेडली दिया जाता है। तो जो इनका जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से इनके स्पेंड्स होते हैं पैसे। में हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से बैंक्स के इनकम है और आउटकम है। और इसमें जब कभी भी आप जो फोरकास्ट करते हो कि किस प्रकार से इनकम और आउटकम चेंज हो सकते हैं, उस केस में ये आपको जो क्राइटेरिया है ध्यान रखने होंगे। इसमें से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जैसे कि इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट मनी है, बिकॉज बॉन्ड्स के जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आपको फोरकास्ट करने में, कभी भी आप रेवेन्यू फोरकास्ट करते हो उस केस में हेल्प करता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो भी बैंकिंग, किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इंडस्ट्री नीड द फाइनेंस। आप देखोगे तो कोई भी कॉर्पोरेट हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इवन आज के समय देखेंगे कि जो भी सैलरी पर्सन हो गया, उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंस की नीड होती है। एंड दैट मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंस जो होता है वो आता है फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, NBFC जो भी स्मॉल बैंक्स है ये भी नो डाउट हेल्प करती है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स है मोस्टली वहाँ से सबसे बड़ा जो भी बैंक्स की नीड होती है वो पूरी होती है, क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा यहाँ से ही आता है। अब जब कभी भी किसी भी बैंक्स को एनालिस करते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर की भी किसी भी कंपनी को आप एनालिस करते हो, तो उस केस में आपको दो जो भी है जो रेशियोज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हो गया NII, नेट इनकम, और सेकेंड हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब नेट इनकम का सिंपली अगर मैं मीन समझाऊँ तो आपको मीन ये हो गया कि फ्रॉम, अगर कोई भी बैंक्स होती है डिपॉजिट्स लेती है, डिपॉजिट्स लेने के बाद वो क्या करती है, उस डिपॉजिट्स को आगे एडवांसेज में देती है, मतलब जो भी कॉर्पोरेट होता है, नीडी पीपल होते हैं उनको देती है। तो इनके बीच में जो बैंक्स का इन दी एंड फाइनल मार्जिन बचता है, दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब फाइनल मार्जिन, जो भी डिपॉजिट्स ले रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस उनको डिपॉजिट्स वालों को दे दिया, उसके बारे में जो इनकम बढ़ रही है, जो भी आ रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम, दैट इज़ कॉल्ड NII। और इसका जो चेंजेस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी भी बैंक्स का जो नेट इनकम है 3.50 है फॉर एग्जांपल, वो हो जाता है 3.60 या फिर 3.25 3.30 ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस केस में जो ये सिंगल चीज़ है ये स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे करेगी। रीज़न ये है क्योंकि इनका जो डिपॉजिट्स होता है वो लाखों करोड़ों में होता है। ओके, तो उस केस में ये माइन्यूट सा भी चेंज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी के बैंक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप रिसेंटली आप देखोगे जो स्टॉक प्राइसेस है इसके HDFC बैंक के, ड्यू टू NII इसके कारण ही टूटे। आप देखोगे प्रॉफिट जो कॉन्स्टेंटली अच्छा आ रहा है इसका जो मर्जर होने के बाद में, तो NII के कारण जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट उठा है, क्योंकि जो इनके नेट इनकम है कंपेरेटिवली जो ICICI बैंक है उनसे कंपेरेटिवली कम आ रहे हैं। और ये जो चीज़ है आगे टाइम भी लेगी। तो ये चीज़ है जिसके कारण स्टॉक्स रिसेंटली नीचे टूटा था उसका। और सेकेंड चीज़ है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप देखोगे कि 4-5 साल पहले की बात है, जब आप देखोगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है मोस्टली बहुत ज़्यादा स्टॉक्स टूट रहे थे। उसके रीज़न ये थे कि वो उनके NPA बहुत ज़्यादा आई थे, उन्होंने बैड लोन्स जो थे जो बहुत ज़्यादा दे दिए थे, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं उसकी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। अब NPA होता है क्या, NPA का सिंपली मीन नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आप किसी भी एक ग्रुप ऑफ द पीपल को 100 रुपये का लोन देते हो, ठीक है ना, तो आप उसमें एक एक्सपेक्टेशन हमेशा बैंक्स की होती है कि 100 रुपीज़ वापस नहीं आने वाले, मतलब कहीं ना कहीं 1%, 2%, 5% के आसपास ऐसा होगा कि जो लोन है वो कभी वापस नहीं आएंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स। तो ये चीज़ होती है NPA हो गया कि बैड लोन, जो कि पैसा कभी भी बैंक्स के पास वापस नहीं आएगा। जो भी बैड लोन्स कहे जाते हैं वो NPA कहा जाता है। अब जितना ज़्यादा ये कम होता है किसी भी बैंक के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज आप देखोगे SBI हो गया, उनके PNB हो गया, इनके NPA बहुत ज़्यादा थे, तो आई थे, जिसके कारण स्टॉक्स में इनकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ नहीं रही थी। और जबकि आप प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक देखोगे कि ये HDFC बैंक्स का जो क्राइटेरिया है NPA का कंट्रोल करने का वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस करते हैं NPA, इसीलिए इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी प्रकार का जो बैंक्स है वो NPA किस प्रकार से जो चूज़ करता है, किस प्रकार से उनका NPA जो है वो मेंटेन रहता है। अगर HDFC कंटिन्यूसली अगर NPA को अच्छा कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि एक मेंटेन रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो सिलेक्शन है बैंक्स किसी भी कॉर्पोरेशन को लोन देने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आने वाले समय में भी वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी को एक्सपेंशन का ही सोच रहे होंगे। तो ये एक कह सकते हैं बैक ऑफ द माइंड थ्योरी क्रिएट करता है कि किस प्रकार से बिजनेस अच्छा कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब रेवेन्यू फोरकास्ट की बात करें इन अपकमिंग टाइम फॉर द सेक्टर ऑफ द बैंकिंग, उस केस में आप देखोगे कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा पुश ले रही है, MSME हो गया अपने, या रूरल जो भी ग्रामीण लेवल पे जो भी नीडी पीपल होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, या फिर आप आमतौर पर आज देखोगे
देखोगे कि जो भी कोई बंदा है सैलरी वगैरह लेके ले रहा है छोटी बहुत, मतलब 15-20 हज़ार की भी सैलरी ले रहा है, तो उसको एक अच्छा मतलब कि एक कह सकते हो कि क्राइटेरिया मिल जाता है किसी भी बैंक्स को आइडेंटिफाई करने का कि ये पोटेंशियल कस्टमर हो रहा है। और ये चीज़ सब हो रही है कि यूपीआई हो गया, यूपीआई ट्रांजेक्शन एक अच्छा खासा रोल मतलब इसमें बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि यूपीआई से भी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो है जो भी सेक्टर की बैंक्स है, जो भी बैंक्स है, वो एक आइडिया लगा सकती है कि जो ये पीपल है उसके पास एक अच्छी रिलायबिलिटी है, अच्छा खासा कैश मेंटेन कर रहा है और मैं इतना अच्छा हम ऑफर कर सकते हैं। और आप मोस्टली देखोगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेस भी हो रही है। और वहाँ पर क्या है कि डिफ़ॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। पहले के केस में देखोगे क्योंकि उसमें गारंटर की बहुत ज़्यादा नीड थी उस केस में, और मोर्टगेज जो भी आपको उसके केस में कुछ गिरवी भी रखना होता था। आज के समय में आप देखोगे 5-7 लाख तक का लोन अगर अच्छी आपकी सिविल स्कोर है तो उस केस में इजीली मिल जाता है, और वो बंदा डिफ़ॉल्ट भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि करता है। तो ये ऑल ओवर आप देखोगे तो जो अपना जो बैंकिंग सिस्टम है फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और ये चीज़ है कि एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यूपीआई का जो सक्सेस है बैंकिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। तो ये अपकमिंग टाइम में आप देखोगे कि जो इसका जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन है आप देखोगे एचडीएफसी बैंक्स का फ्रॉम द यूपीआई होता है। तो ये चीज़ शो करती है कि इनके पास जो डाटा है फॉर द राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इन अपकमिंग टाइम्स इसको ये ज़रूर अपनी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे यूज़ करने वाले हैं। अब अगर फाइनेंशियल के केस में देखोगे यहाँ पर बैलेंस शीट आपको एज यू कैन सी ओवर दैट की जो इसके रिजर्व एंड सरप्लस है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस वो पैसा होता है जब कभी भी किसी बैंक्स को एक्सपेंशन करना होता है, नीड होती है, तो उस केस में ये रिजर्व एंड सरप्लस आपको हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो इसके इन्वेस्टमेंट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये चीज़ शो करती है कि इन अपकमिंग टाइम्स इनका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ने वाली है। और उसके अलावा जो फिक्स एसेट है वो भी कंटिन्यूसली इसके बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा पार्ट है। और इस हिसाब से इसके अलावा हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो ऑब्वियसली इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो उसके साथ साथ इनका प्रॉफिट भी अच्छे खासा बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्थी चीज़ है, हेल्थी तरीके से ये मेंटेन कर रहे हैं। और इसका जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी अच्छा आ रहा है, लगभग 15% 18% के आसपास आ रहा है, विच इज़ अ रियली गुड। फाइनेंशियल मार्जिन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। सो उसके अलावा अदर इनकम है जो भी यहाँ, तो इस केस में आप देखोगे थोड़ी बहुत बड़ी है, बिकॉज रीजन इसका ये था कि अदर इनकम जो ये ले रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड की ले रहे हैं, क्योंकि इनका रिसेंट मर्जर हुआ है, तो उसके कारण जो फाइनेंशियल है सेटल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो अदर इनकम जो है वहाँ से आ रही है। और जो इसका जो ये माइनस में फाइनेंशियल प्रॉफिट का मार्जिन है ड्यू टू दैट कि जो इसका बिजनेस जो है वो क्यूम्युलेटिव रह रहे, जो यहाँ पर आपके अदर इनकम है वो अगर उसमें ऐड करेंगे तो ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट है जो इनका कंटिन्यूसली बढ़ा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग्स। अगर हम कैश फ्लो का एनालिसिस करें तो उस केस में देखोगे जो भी कैश फ्लो इनका नेट कैश फ्लो कंटिन्यूसली आप देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव आया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग्स एज वेल। और उसके अलावा जो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो तीनों आ रहे हैं। अब इसमें कैश फ्लो को भी आपको ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है उसका कैश फ्लो पॉजिटिव आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सो मैनी टाइम्स जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन कैश फ्लो नेट के केस में पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 टाइम्स हो सकता है कि नेगेटिव हो, बिकॉज दो कंपनी है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही हो, लेकिन इन दी एंड जो है कंटिन्यूसली आपका कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है रेशियो एनालिसिस, उसके बारे में आते हैं। तो रेशियो एनालिसिस में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो इनके रेशियोज हैं, बेसिक ईपीएस है, ईपीएस भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है इसका। और उसके अलावा इसमें कुछ रेशियोज में खास बात देखें तो जो कासा रेशियो इसका जो फ्रॉम द 2024 अभी इसका शो नहीं हो रहा है, मर्जर के कारण जो इनका कासा रेशियो है अभी शो नहीं हो रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो देखोगे इस केस में भी स्लाइटली कम हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम हुई थी ड्यू टू जो भी इनका मर्जर हो रहा है उनके इशू के कारण। सो इसका जो इफेक्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आया है, और जिसका इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइसेस पे आप देख सकते हो आया है। तो कंटिन्यूसली इसका जो ये रिटर्न ऑन एसेट है ये भी बढ़ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम है एज यू कैन सी ओवर दैट की 3.67 थी, उसके बाद में धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ रही थी और यहाँ पर 3% के आसपास आ गई है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं नेट इंटरेस्ट इनकम है जो इन अपकमिंग टाइम उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे वो बढ़ा देंगे। तो इसके पीयर्स का जो एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से जो अदर कंपनी इसके जो पीयर्स हैं वो काम कर रहे हैं। एज यू कैन सी ओवर दैट की आप देख सकते हो पीयर्स में कि जो इसका पी रेशियो है 17.39 जो कि एक मेजॉरिटी बैंक का होता है वो उसके पास आ रहा है, तो एक स्लाइटली ठीक ठाक पी रेशियो है। और उसके अलावा इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा आ रहा है 1.33% आ रहा है। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एचडीएफसी है, इसमें 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो, तो 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में आपके पास में एज ए डिविडेंड इनकम कितने रुपये आएंगे, तो यहाँ पर 1.33 आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू मिल जाएंगे। तो डिविडेंड यील्ड समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज कोई कंपनी होती है जिसके जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पर जो है रिटर्न नहीं देखा जाता कि स्टॉक
स्टॉक प्राइसेस कितनी बढ़ी, डिविडेंड यील्ड से भी काफ़ी बार पैसा आ जाता है, तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपको शेयर होल्डर पैटर्न्स दिख रहा होगा, इसमें आप देखोगे कि एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जो भी एफआईआई है वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं और होल्ड भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी था, और रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में इन्होंने थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट है अपनी कम भी की थी। अब ये एफआईआई वो नहीं है जो कि आप देख रहे हो कि जो होती है कि रेगुलरली पैसा आ रहा है जा रहा है, वो नहीं है। एफडीआई है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्ट्रेटेजिकली होता है। इसमें आप देखोगे कि जो आपने जेपी मॉर्गन के बारे में सुना होगा, तो इसने स्टॉक्स में लगभग आप देखोगे कि 18% के प्लस इसके पास स्टॉक पड़े, जेपी मॉर्गन चेज बैंक है उसके पास पड़े, और उसके अलावा देखोगे एचडीएफसी जो कि अभी इसका मर्जर हुआ था, तो उसके आसपास 15.49 के आसपास के % के आसपास के स्टॉक पड़े हैं। तो ये जो डाटा ये आप शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें देख रहे होंगे, वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रीवियस बैलेंस शीट का है, जो कि न्यू कमर है, न्यू वाली बैलेंस शीट है वो आने वाली है, जो एनुअल रिपोर्ट आएगी तो उसके इसमें मैं आपको वापस बता दूंगा, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा किस प्रकार से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा कि किस प्रकार से जो एचडीएफसी बैंक है उसका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब ये फॉरेन एफआईआई का पैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकली एक रेपो रेट का डिसीजन आया हुआ है, तो उसमें एफआईआई का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है, तो वो चीज़ अल्टीमेटली एफआईआई का जो इम्पैक्ट है वो इन पे भी इफेक्ट कर सकती है। या फिर कोई मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो रूल लेके आती है एफआईआई के रिगार्डिंग कि एंटिटी बनानी है, जैसे कि वो उन्होंने बजट में एक बार लेके भी आई थी, तो उस केस पे जो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटी थी। तो इस प्रकार के जब अगर डिसीजन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होना चाहिए कि एफआईआई का इसका इन्वेस्टमेंट है, तो जो एक्शन है इसका कंपेरेटिवली अदर बैंक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये गाइस मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द एचडीएफसी बैंक्स, ये मेरा एनालिसिस था। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए या फिर रिमूव करनी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसको इम्प्रूवमेंट करने की जो कोशिश करूँगा। और आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने इसमें कवर नहीं की है जो आपको मतलब कि आने चाहिए, तो उस केस में भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।